गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप। वो समझते हैं। देखिए, स्लिप होता क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड ns ऑफ द रोटेटिंग स्टेटर फील्ड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर nr इज इक्वल स्लिप। ठीक है ना। कहने का मतलब स्लिप हमें ये बताता है कि जो हमारा स्टेटर पर सप्लाई देने के बाद स्टेटर में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स, ठीक है, जो रोटेटिंग नेचर का होता है, उसकी जो स्पीड होती है ns और जो रोटर की स्पीड होती है nr, उन्हीं दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं स्लिप। ठीक है। अगर हम इसको और थोड़ा सा एलेबरेट करें, समझने की कोशिश करें, तो कुछ ये बात ये कहेगा कि सपोज करिए कि हमारा ये स्टेटर है। ठीक है, ये हमने स्टेटर मान लिया। होलो टाइप की है, होलो टाइप स्टेटर है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक रोटर को बैठा रखा है ये शाफ्ट के ऊपर। ठीक है, ये शाफ्ट के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, रोटर को फिक्स किया हुआ है। ठीक, तो ये जो स्टेटर में हम लोगों ने यहाँ पे सप्लाई दिया, ठीक है, सप्लाई दिया, 3 फेज सप्लाई दिया। 3 फेज सप्लाई हम लोग आइदर स्टार और डेल्टा में देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो इसके वजह से हमारा रोटेटिंग फील्ड बनता है। रोटेटिंग फील्ड कैसे बनता है उसे भी मैं समझा देता हूँ। तो वह रोटेटिंग फील्ड की वजह से रोटर में जो कंडक्टर होते हैं वह आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर भी करंट फ्लो होने लगता है। और करंट फ्लो होने की वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या यहाँ पे होने की वजह से और ये करंट का होने की वजह से, इन दोनों के इफेक्ट की वजह से इसके अंदर एक टॉर्क डेवलप होता है जो कि ये रोटेट करने लगता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हमारा स्टेटर का वजह से जो स्टेटर फील्ड बना है, उसकी जो स्पीड है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। और ये जो रोटर रिवॉल्व करता है उसको बोलते हैं रोटर स्पीड। इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप। क्या बोलते हैं, स्लिप। क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करने के लिए रोटर चाहता है बट अचीव कर नहीं पाता है कभी। अगर अचीव कर लेगा तो ये दोनों एक दूसरे के स्टेशनरी हो जाएंगे, वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगे, तो वह एक दूसरे के कंपैरिजन में स्टेशनरी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी ये दोनों आपस में सेम स्पीड पे मूव नहीं करते हैं। इनके बीच में एक डिफरेंस होता है जिसको बोलते हैं स्लिप। ठीक है, अब हमारा दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्टेटर है इसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है, तो वो चीज़ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। होता ये है कि जब आप रोटर स्टेटर के ऊपर सप्लाई देते हो, ठीक है, ये सपोज करिए कि स्टेटर हम लोगों ने बनाया और सप्लाई देने वाले हैं। उससे पहले क्या करते हैं, हम लोग स्लॉट प्रिपेयर करते हैं, स्लॉट बना करके उसके ऊपर कंडक्टर को रखते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे कभी भी अगर मोटर को देखोगे तो उसके ऊपर, मोटर या जनरेटर, तो उसके ऊपर आप एक स्लॉट कटे हुए रहते हैं जहाँ पे कंडक्टर को रखा जाता है। ठीक है, तो स्लॉट हम कहीं भी, पहला स्लॉट कहीं भी रख सकते हैं। सपोज करिए स्लॉट हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, दूसरे पेन से बनाता हूँ। स्लॉट हम लोगों ने यहाँ रख लिया। अब स्लॉट में कंडक्टर को रखेंगे और कंडक्टर को जब रखे हैं हम लोगों ने, तो सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, तो देता हुआ साइन दे दिया हम लोगों ने, और कंडक्टर में सप्लाई दे रहे हैं, इस वजह से क्रॉस करते हैं। अब ये क्रॉस करने का मतलब हुआ कि करंट की सप्लाई दी गई है, तो वापस कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना, किसी और स्लॉट से। यही कंडक्टर में जो करंट दिए हैं वह कंडक्टर से करंट निकलेगी। तो हम लोग मान लिए, अब वो स्लॉट कहाँ पे होगा, तो उसका है कि वह इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री डिस्टेंस पे होती है। थीटा इलेक्ट्रिकली अगर हम ले कि एंगल जो बनेगा, गोइंग कंडक्टर, इसको बोलते हैं गोइंग कंडक्टर। और जो कमिंग कंडक्टर यानी कि जो करंट ले करके आ रहा है बाहर की तरफ, वह गोइंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री होगी। सपोज करें कि ये गोइंग कंडक्टर ए है और हमारा जो कमिंग कंडक्टर होगा वो ए डैश होगा, तो कितना डिग्री के बाद होगा, 180 डिग्री के बाद होगा। तो 180 डिग्री कहने का मतलब कि इस स्लॉट के बिल्कुल अपोजिट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया कि यहाँ से कंडक्टर से करंट आ रही है, तो जाने वाले को क्रॉस दिए, तो आने वाले को क्या देते हैं, डॉट, और वही कंडक्टर इस वजह से ए डैश, क्योंकि यहाँ से करंट आ रही है।
क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये चीज़ को हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई जाने वाली करंट है जो क्रॉस और आने वाली जो करंट है वो डॉट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है यानी थीटा ए डैश के बीच का जो एंगल होता है वह कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आया। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सिंगल फेज का ही, सिंगल फेज का एग्जांपल ले रहे हैं और आपको थ्री फेज से हम आगे बता देंगे कि किस तरीके से रोटेटिंग फील्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझते हैं कि कंडक्टर में करंट देने से फ्लक्स कैसे आया और फ्लक्स आया तो वह रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन किस तरीके से होगा। तो हमको ये पता है राइट हैंड रूल से कि जब भी आपका करंट जा रहा होता है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखते हैं, बाकी रिमेनिंग जो 4 फिंगर होते हैं वह डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हो। तो यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रही है ना, तो हम नीचे की तरफ अंगूठा रखेंगे और देखेंगे कि हमारा फिंगर किधर है। तो हमारा फिंगर इस तरीके से जा रहा है ना, इस तरीके से, तो मतलब ये वाला डायरेक्शन से। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम एक शॉर्टकट में याद भी रख सकते हो कि करंट कभी भी अंदर की तरफ जाता है तो क्लॉकवाइज और अंदर से बाहर आती है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर करके भी देख सकते हो। वो बाहर आ रही है ना तो अंगूठा को ऊपर रख लीजिए। अब 4 फिंगर देखिए किधर साइड है, चारों फिंगर वह इस तरीके से रोटेट करता हुआ नजर आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं। तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा दिया हम लोगों ने ऐसे, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा दिया इस तरीके से। ठीक है, ये फाई ए है, ये फाई ए डैश है। ये क्या है, फाई ए यानी फ्लक्स ऑफ कंडक्टर ए मतलब गोइंग कंडक्टर, एंड फाई ए डैश यानी कि कमिंग कंडक्टर का फ्लक्स। इन दोनों का इफेक्टिव रिजल्टेंट किधर साइड हो रहा है, इधर साइड की तरफ हो रहा है ना। तो ये भी इधर को जा रहा है। अब अगर इस फील्ड को, इमेजिनरी फील्ड को और आगे बढ़ाओगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो इसको हम फाइनली कह सकते हैं कि भाई ये इस डायरेक्शन में करंट, ये सॉरी फ्लक्स जा रहा है, रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है। तो हम ये पता चल गया कि फ्लक्स की डायरेक्शन ये है। अब हम ये समझना चाहते हैं, अगर आपसे पूछे कि भाई पोल भी बता दो, पोल कौन सा साउथ बनेगा कौन सा नॉर्थ बनेगा, तो आपको पता है कि जो ये फील्ड बाहर की तरफ से जो डायरेक्शन होती है वह कौन सी होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें यहाँ पे पोल का डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें यहाँ मतलब ये है कि रोटेटिंग फील्ड कैसे बनता है। तो देखो ये रिजल्टिंग फ्लक्स हमें यहाँ पे मिल गया आप फाई आर। ठीक है, फाई आर मिल गया रिजल्टेंट फ्लक्स किसके लिए, सिंगल फेज के लिए। अब आपको ये पता होगा है ना कि 3 फेज में आपके जो एंगल बिटवीन 2 फेज होता है वो कितने डिग्री होता है, 120 डिग्री। वो पता होगा ना। यहाँ पे मैं एक रफली डायग्राम भी बना दे रहा हूँ कि अगर ये आपका ये सिंगल फेज सिंबलाइज कर रहा है तो 3 फेज सप्लाई के लिए आपको ये पता होगा कि इसका जो दूसरा वेव आता है वो 120 डिग्री के एक बाद में आता है। 120 डिग्री कुछ इस जगह होगा, यहाँ 90 होगा तो यहाँ 120 डिग्री, ये 180 होता है। ठीक है, तो ये एक वेव बनेगा। ठीक है, और एक और होता है जो 120 डिग्री के बाद आता है, तो हम उसको आगे से भी दिखा सकते हैं या यहाँ से भी दिखा सकते हैं, जहाँ से भी आप दिखाना चाहो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पता होगा। अब इसी को अगर जब पीछे ले जाते हो ना तो ये इस तरीके से जो मैं पहले कह रहा था कि यहाँ से भी दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ होता है हमारा 3 फेज सिस्टम के अंदर। चूँकि हमारा का पूरा जो ग्राफ होता है वह कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और हमारे पास अगर 3 फेज है, सॉरी 360 डिग्री, अगर हमारे पास 3 फेज है तो तीनों फेज को जब डिवाइड करते हैं तो हर एक फेज 120 डिग्री के डिफरेंस में ऑपरेट होता है। डिफरेंट 120 डिग्री के बाद उसकी फ्लक्स की मतलब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपको थियोरेटिकली पॉइंट से देख रहे होगे तो लग रहा होगा कि काफ़ी देर आ रहा है, लेकिन नहीं, ये इंस्टेंटली होता है। जब इंस्टेंटली कोई चीज़ होता है ना तो उसमें एक इफेक्ट नज़र आता है। कैसा इफेक्ट, ये देखो यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसको रेफरेंस मान रखा है 0 डिग्री, तो ये पहला फेज है, तो दूसरा फेज जो है, सपोज ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है, तो दूसरा फेज इसके 120 डिग्री के बाद आएगा। तो हम दूसरा फेज को भी यहाँ पे सपोज करिए कि ये हमारा 0 डिग्री है, तो ये स्ट्रेट में 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 120 डिग्री होगा, ये है ना। मतलब उसी इंस्टेंट पे एक फेज यहाँ था तो दूसरा फेज तुरंत ऑपरेट हो गया, यहाँ आ गया, मतलब ये फील्ड यहाँ से यहाँ आ गया। और उसी इंस्टेंट पे एक और फेज बनता जो इससे 120 डिग्री होगा, इससे 120 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री। देखिए कहाँ हो जाएगा, 90 डिग्री यहाँ बनेगा, 120 डिग्री कुछ इधर बनेगा, इधर। तो उसी इंस्टेंट पर
आपका जो फील्ड है वह रोटेट कर गया ना, पहले यहाँ था फिर यहाँ तुरंत से यहाँ। ऐसा नहीं है कि ये थोड़े थोड़े देर के बाद होगा, वो उसी इंस्टेंट पे हो रहा है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है, हम क्या बात कर रहे हैं स्पीड, वह स्पीड कितनी होती है सिंक्रोनस स्पीड। उसी स्पीड को क्या बोलते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड, जिसको ns से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके इफेक्ट से ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा, यहाँ पे ये क्या हो गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें आपका रोटर का कंडक्टर रखा हुआ जो शॉर्ट सर्किटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड है तो उसके अंदर भी करंट का इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग। तो वह करंट का इफेक्ट होने की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने की वजह से वो जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड का उस कंडक्टर के साथ लिंक करेगा ना, लिंक करेगा तो वहाँ पर क्या होगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग का मतलब होता है खिंचाव बल लगेगा। वो खिंचाव बल की वजह से ये जो रोटर होता है वो भी रोटेट करने लगता है, और उसकी जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनआर। ये बात समझ में आ गया, एनएस और एनआर क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। बस अब ये रोटर का जो स्पीड है वह चाहता है कि हम सिंक्रोनस स्पीड को अचीव कर लें, क्योंकि उसी की वजह से वो जनरेट हुआ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसी वजह से इन दोनों में एक डिफरेंस रह जाता है, और उसी डिफरेंस को बोलते हैं स्लिप। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, स्लिप कहते हैं किसको है। अब एक चीज़ और होता है, छोटा सा चीज़ है कि आपको स्लिप ना पूछ करके कई बार परसेंटेज ऑफ स्लिप पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ स्लिप कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली NS माइनस NR डिवाइडेड बाई ये जो स्लिप आया है किसके रेस्पेक्ट में आया है सिंक्रोनस स्पीड के रेस्पेक्ट में, तो NS से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए। बस इतना आप कर देते हो तो आपका परसेंटेज ऑफ स्लिप का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, यही चीज़ है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, एक तो परसेंटेज ऑफ स्लिप पूछा जाता है और दूसरा चीज़ पूछ लिया जाता है कि सिंक्रोनस स्पीड कितना है। आपको सिंक्रोनस स्पीड पूछ लिया जाता है जब आपको कुछ डेटा दिए रहेंगे। क्या क्या दिया डेटा रहेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा और पोल दिया हुआ रहेगा, बस दो चीज़ दिया हुआ रहेगा। और आपसे पूछा जाएगा सिंक्रोनस स्पीड क्या है, और उसको निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला पर बैठा दोगे। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता रहेगा और पोल पता रहेगा, सिंक्रोनस स्पीड निकाल लोगे। और आपको अगर रोटर का स्पीड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और पोल दिया हुआ है, ये तीन चीज़ दिया हुआ है, क्या रोटर का स्पीड, फ्रीक्वेंसी और पोल, और आपसे पूछा जाएगा कि स्लिप क्या है या परसेंटेज ऑफ स्लिप क्या है। सबसे पहले आप सिंक्रोनस स्पीड निकाल दोगे पोल और फील्ड फ्रीक्वेंसी की मदद से, और रोटर स्पीड दिया हुआ है ही, तो इन दोनों की मदद से आप स्लिप निकाल लोगे और फिर स्लिप के बाद स्लिप का परसेंटेज निकाल लोगे। समझ में आ रहा, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो एक दो चीज़ और निकाल सकते हो सकता है कि आपको सिंक्रोनस स्पीड दिया रहा है, पोल दिया रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो आप ये भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए, नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है आपको, वहाँ से भी आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।